हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेएसपा। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों फटाफट से पहले कमेंट करके बता दो कि क्या आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो गए या फिर खत्म हो गए, कैसा चल रहा है, कैसा जा रहा है आपके एग्जाम, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। अब देखो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूअसली उसके लेक्चर्स हम बना रहे हैं। मैथ्स 2 की अगर बात करूं, अभी तक न्यू बैच के जो डिजिटल बोर्ड पे नए वाले जो वीडियोस बन रहे हैं उसमें हमने लगभग 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे भी मैथ्स पार्ट 1 का आज मैं चौथा चैप्टर लेकर आ गया हूं, जो कि 9th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बट दोस्तों एक और चीज बताना चाहता हूं जो बच्चे नए हैं उनके लिए, लेकिन जिनको पहले से ही पता है या फिर जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि ये तो हमारा न्यू बैच है जिसमें हम आपको सब कुछ दोबारा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही पढ़ा के रखा है। हमारे पहले वाले वीडियोस जो व्हाइट बोर्ड के वीडियोस है वो सारे प्रेजेंट है। मतलब आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी स्टैंडर्ड पढ़ना है, आपको मिल जाएगा। आपको बताइए कि लगभग 6 से लेकर 12वीं तक के सारे स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। बस आपको ढूंढने आना चाहिए। बस आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि 9th का मुझे मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ना है। यूट्यूब पे सर्च करो, बाय JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो, आगे सर्च करोगे हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप शेयरिंग ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता चलता, तो उन तक अवेयरनेस क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा आप लोग के लिए है। इतना जो मेहनत रात दिन एक करके हम कर रहे हैं वो सही हाथों तक पहुंचाओ दोस्तों, बस यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज पहला लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो लगभग 3 या 4 लेक्चर लग सकेंगे इस चैप्टर के अंदर। जितने प्रैक्टिस सेट होंगे उतने लेक्चर्स आएंगे। तो आज है पहला लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 की। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे कि होता क्या है, रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे ये चीज हम समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी चीज का रेशियो हम क्या बोलते हैं, अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को अपॉन में डाल दो वो हो जाता है रेशियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लो कि मैंने एक हलवा बनाना है, तो मुझे एक रवा लगेगा और एक शुगर लगेगा। मेरे को हलवा बनाने के लिए मुझे मान लो हलवा बनाना है। आपके घर में शीरा बनता है, शीरा बनता है मराठी में, तो हलवा बनाना है तो रवा और शुगर का रेशियो हम क्या लेंगे, रवा ले लेंगे 3 क्वांटिटी में, 3 पोर्शन में रवा ले लिया और शुगर 2 पोर्शन में ले लिया। मतलब जितना रवा डाला है उससे थोड़ा सा कम शुगर डाला है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रवा का शुगर के साथ 3:2। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो का सिंबल बोलते हैं, 3:2। 2 डॉट का मतलब होता है रेशियो का सिंबल। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 3:2, 3:2 इस प्रकार से हम लोग बोल देंगे। और 3:2 का मतलब होता है 3/2। याद रखना, कोई भी चीज जब रेशियो में होता है तो उसका मतलब अपॉन में होता है, मतलब डिवाइड होता है, 3/2। समझ में आया? ओके। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, ये चीज आपने बहुत पहले बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, 7th में भी था, 8th में भी था। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, कोई भी चीज जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल यूज करते हैं। कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है, तो जैसे कि x है तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा हो जाएगा। तो अगर x डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x डायरेक्ट प्रोपोर्शन y हो जाएगा, x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि इसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हमारा सिंबल। कौन सा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग यूज प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लिखना चाहते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और k क्या होता था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। याद है, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 था कि चैप्टर नंबर 10 था, 8 स्टैंडर्ड में था। आपने मैथ्स पढ़ा होगा, मुझसे पढ़ा होगा या फिर कहीं पे भी पढ़ा होगा, तो आपको याद आ रहा होगा। तो इस प्रकार से होता है और इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। वैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन इज इक्वल टू डाला, k मल्टीप्लाई बाय 1/y, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, सॉरी, therefore x इज इक्वल टू k अपॉन y हो जाएगा। एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते कैसे, जैसे प्रॉपर्टीज क्या होता है रेशियो का। जैसे मान लो कि केजी का जीएम में दिया है, तो आपको पता है कि केजी जो होता है, कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं कि 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, ये आपको पता होगा। वैसे 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। 1 रुपीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 पैसे। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। फिर उसके अलावा 1 मिनट का मतलब क्या होता है, वो होता है दोस्तों 60 सेकेंड्स। ठीक है, 1 आवर का मतलब क्या होता है, वो होता है दोस्तों 60 मिनट्स। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। वैसे लीटर और मिलीलीटर का, 1 लीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1000 मिलीलीटर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल अभी होगा रेशियो में। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बोला जाएगा कि रेशियो निकालो, किसका रेशियो निकालो, कि आपको बोला जाएगा कि 2 लीटर दूध है, इसका रेशियो निकालना है आपको 200 मिलीलीटर कोई पानी के साथ। तो आप क्या करोगे, 2 लीटर को 200 ml से डिवाइड करोगे, क्या रेशियो, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों का जो यूनिट है वो अलग अलग है, तो यूनिट मस्ट बी सेम। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। तो 2 लीटर का मतलब क्या होता है? 2 लीटर का मतलब होता है 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो मतलब 2 लीटर मतलब 2 इंटू 1000 ml हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2000 ml हो जाएगा। अब ये भी ml है, ये भी ml है, तो इसका जो रेशियो निकलेगा अब निकलेगा कि 2000 का रेशियो 200 के साथ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 200, 20 कैंसल, 20 डिवाइड बाय 2 इज 10, तो आपका रेशियो आएगा 10:1 वाला। तो इस प्रकार से चीजें सॉल्व की जाती। तो ये तो हम एक बेसिक तौर पे चल रहे हैं कि आपको बस एक ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आए। क्लियर है? अब रियल लाइफ एग्जांपल जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट के होंगे उस पे लेके चलता हूं। बड़ा प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का या फिर इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। समझ में आ रहा है दोस्तों कितना इजी है ये सब चीजें? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से निकालना है और उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब यही चीज जो हमने किया यहाँ पे, छोटा बनाया ना, 2000/200 को हमने 10:1 बना दिया, तो हमने रिड्यूस किया। रिड्यूस का मतलब डिवाइड करते जाना है, जो भी नंबर से वो डिवाइड होगा उससे करते जाना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करते हैं। चलो कुछ नहीं करना यहाँ पे, सबसे पहले क्या बोल रहा है? 72 और 60 ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका हमें क्या निकालना है? रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलो क्या है रेशियो? क्या हो जाएगा? 72 रेशियो 60, तो देयरफॉर 72/60 हो जाएगा। निकालो। कभी भी क्या करना होता है ऐसे केस में, मैं आपको फिर से बताता हूं, यहां पे ध्यान से अच्छे से लिखना है। पहले तो ये 72 है अपॉन 60 है। करना क्या है इस केस में? हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई नंबर रिड्यूस फॉर्म करने के लिए आया या फिर इस प्रकार से रेशियो में आया जिसको आपको छोटा बनाना है, उसका रेशियो प्रॉपर तौर पे 2:3, 1:2 ऐसा फॉर्म में निकालना है, तो आपको ऐसा टेबल ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आपको 20 तक के टेबल तो डेफिनेटली मुंह पे आने चाहिए, याद होने चाहिए। मैं पूछूंगा यार 19 2 38, 19 2 57, मतलब 19 तक के टेबल, 20 तक के टेबल आपको याद होने चाहिए, एकदम मुंह जबानी जैसा पूछूं वैसा है। तो अगर आप ऐसा याद रख पाओगे तो ये सब चीज सॉल्व करने के लिए बहुत आसान लगेगा, आप लोगों को ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये 72 है, ये 72 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 72 को मैं लिख सकता हूं, देखो अब आप सोचो कि ये दो, जो एक और चीज मैं बताता हूं कि जब भी कोई ऐसा दो नंबर जो रहेगा ऊपर नीचे, ये 72 है 60 है, ऐसा टेबल ढूंढना है जो दोनों के टेबल में आ जाए। मतलब ये जो नंबर्स है वो उन दोनों के टेबल में आना चाहिए, दोनों नंबर साथ में आना चाहिए। तो आपको देखो 12 का टेबल में 12 5 60, 12 6 72 होता है। तो ये आपको समझ में आया कि 12 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, ये 12 के टेबल में आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो या फिर ऐसा टेबल ढूंढ सकते हो जो इसको डिवाइड कर सके दोनों को। तो 12 के टेबल में 12 6 72 होता है और 12 के टेबल में 12 5 60 होता है। और इस चीज को क्या बोलते हैं लिखना? इस चीज को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स लिखना, जो हमने 7th 8th से सीखा हुआ है। और अगर आपको नहीं निकालने आता है फैक्टर्स, तो सिंपल तरीका क्या होता है फैक्टर्स निकालने का? 72 का निकालना है तो इस प्रकार से फैक्टर निकाल सकते हो। 2 के टेबल में 2 3 6 बराबर 1 बचा 12, 2 6 12, फिर 2 के टेबल में 2 18 36, 2 9 18, फिर 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, ये हो गया। ये पूरा नंबर्स आप लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है ना इस केस में ये पूरा लेंथी हो जाता है और टाइम भी ज्यादा लगता है ये सब सॉल्व करने में। तो जैसे मैंने तरीका बताया कि आपको कुछ नहीं करना, आपके पास माइंड में एक चीज सोचना है कि कौन सा टेबल ऐसा है जो उसके टेबल में ये दोनों नंबर आए। अगर आप ऐसा ढूंढ लोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से करो, नंबर्स फैक्टर्स लिखो, फिर उसका फैक्टर्स लिखो, जो कट रहा है काटो और जो बचेगा वही आपका रेशियो रहेगा रिड्यूस फॉर्म में। अब यहां पे आप देखोगे तो डायरेक्ट ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 6/5। क्या ये 6/5 और छोटा हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली 5 आ गया। 5 मेरा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कभी और छोटा नहीं हो सकता। तो हमें रुक जाना है और हमारा आंसर आ गया 6। इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देना है, खत्म कहानी। तो 6/5 का मतलब क्या होता है? 6:5, यानी जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो, तो रिड्यूस फॉर्म जो 72:60 था ना पहले, वो क्या आ गया? 6:5 आ गया। समझ में आ गया कितना इजी है? तो ऐसे क्वेश्चंस को बस सॉल्व करते जाना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है रेशियो? रेशियो क्या आएगा इसका? 38:57 बराबर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 38/57 लिख सकते हैं। अब ऐसा नंबर ढूंढो जो जिसके टेबल में 38 भी आता हो, जिसके टेबल में 57 भी आता हो, ऐसा नंबर। तो 19 के टेबल में आता है, देखो 19 के टेबल में 19 2 38 होता है और 19 के टेबल में 19 3 57 होता है। तो 19 2 38, नीचे 19 3 57। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर 19 नीचे 19 कट गया, क्या बचा? 2/3 बच गया। और छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 2:3 इज माई रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो। खत्म कहानी, आ गया। इतना इजी है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको मैंने तरीका बता दिया कि कैसे आप जल्दी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, टाइम भी बचेगा और एक्यूरेट आंसर भी आएगा। यहां पे क्या निकालोगे? रेशियो।
रेशियो क्या है आपके लिए 52:78। इसको लिखोगे कैसे? 52 डिवाइड बाय 78 लिखोगे। अब सोचो 52 किसके टेबल में आता है और 78 किसके टेबल में आता है? एक ही टेबल में आने चाहिए। सोचो 13 के टेबल में 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 के टेबल में 52 आता है और 13 6 जा 78 भी आता है, मतलब 13 के टेबल में दोनों आ रहा है। तो 13 4 जा 52 और 13 6 जा 78। ठीक है, तो ये 13 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4/6 बचा। लेकिन ये 4/6 और छोटा हो सकता है तो काटो, जैसे जो भी हमने निकाला 6/5 2/3 और छोटा नहीं हो सकता, लेकिन ये 4/6 और छोटा हो सकता है। कैसे? 2 के टेबल में देखो कैसे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो क्या बचा? 2/3 बचा, मतलब रिड्यूस फॉर्म क्या आ गया? 2:। दैट्स इट, खत्म कहानी। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आगे और भी क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिड्यूस फॉर्म समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है, आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 उतना ही था, रिड्यूस फॉर्म जितने भी थे, और अगर एक आध एग्जांपल हम कम कर रहे हैं तो उसको जरूर से आप देख लेना, सॉल्व कर लेना जितना हो सके। हम लोग 99.9% चीजें कराते हैं, एक आध दो एग्जांपल कभी कभी छोड़ देते हैं होमवर्क के तौर पे, ताकि आप लोग भी कुछ कर सको। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। पहला क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से डिवाइड करके उसका रेशियो निकालना है, लेकिन रिड्यूस फॉर्म में निकालना है अगेन। लेकिन यहां पे चीजें जो है वो इतनी आसान नहीं दी हुई है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो है यहां पे दिया हुआ है, पहला चीज दिया हुआ है ₹700, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? ₹308 के साथ। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ₹700 डिवाइड बाय ₹308। रुपीस कैंसल, 700 को 308 से डिवाइड कर सकते हो। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो 700 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 308 लिखा हुआ है, ये कौन से टेबल में आएगा? सेम जो इसके पहले किया रिड्यूस फॉर्म वैसे ही करना है। तो सोचो कौन से टेबल में आ सकता है? 700 और 308, यहां पे ध्यान देना, 700 और 308 कौन से टेबल में आ सकता है। तो इसके लिए आपको, आपके अभी बड़े नंबर आ गए ना, तो बड़े नंबर आ गए तो अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड का सहारा लेना ही पड़ेगा, जो कि हमारा ये वाला मेथड। यार इसके आगे तो यार नंबर मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि जनरल तौर पे हमको भी 20 तक ही याद होता है, लेकिन उसके आगे हमें याद नहीं होता। तो ये 700 बहुत बड़ा नंबर है, किसके टेबल में 700 आएगा ऐसा सोचूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, बड़े जब नंबर्स आएंगे, इस केस में बड़े जब नंबर आएंगे तो हम उसका रेशियो निकालेंगे। तो 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, 2 के टेबल में 2 1 जा 2, फिर 15 बचा, 4 2 7 जा 14, 10 2 5 जा 10, 75। 5 के टेबल में जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 के टेबल में 5 7 जा 35 और 7 आ गया, 7 1 जा 7। ठीक है, ये हो गया। तो इसका फैक्टर्स क्या आ गया? 700 का फैक्टर्स लिखो तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे होल डिवाइडेड बाय। ठीक है, इसका काम खत्म, मिटा दो। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज चाहिए था जो मैं मिटा रहा हूं अभी, तभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ये सब जो रफ वर्क है उसको मैं मिटा देता हूँ, लेकिन रफ वर्क जो मैं करता हूँ, अगर आपको बाद में चाहिए कि वो चीज़ कैसे आया, तो आप या तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना फटाफट नोटबुक में, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे। ठीक है, अब 308 का निकालता हूँ। देखो 308 का 308 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 के टेबल में जाएगा क्या? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। 11 के टेबल में, 7 के टेबल में 7 11 जा 77, 11 1 जा 11, 1 आ गया, रुक जाना। फैक्टर्स क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, लिख दिया उसके फैक्टर्स, समझ में आ गया। अब देखो मैंने 700 के फैक्टर्स लिख दिए, 308 के फैक्टर्स लिख दिए। अब कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, जो चीज कट रही है उसको काटो। कुछ नहीं करना है, जो चीज कट रही है उसको काटो। देखो क्या होगा, ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, ये 7 कैंसल, क्या बच रहा है ऊपर? 5 बच रहा है, नीचे 11, कटेगा नहीं। तो इन शॉर्ट क्या बच रहा है? ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 25 बच रहा है, नीचे सिर्फ और सिर्फ 11 बच रहा है। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 का रेशियो 11 के साथ। दिस इज योर फाइनल आंसर। रेशियो इज 25:11। जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि बताओ भाई कि फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी, तो पहले क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी के साथ जो रेशियो आ गया वो आ गया 25:11। समझ में आ गया। और इसमें कोई भी रुपीज लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रुपीज तो कट गया ना, तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 25:11 बचेगा। खत्म कहानी, दैट्स इट। देखो अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, समझो पहले क्वेश्चन को समझो। यहां पे दोनों रुपीज थे, यहां पे दोनों जो है वो रुपीज थे, लेकिन यहां पे दोनों भाई साहब अलग अलग है। दोनों भाई साहब अलग अलग है, क्यों? यही तो ट्रिक है। यहां पे बोल रहा है पहला कंडीशन, रुपीज जो है वो 14 है, यहां पे है 12 रुपीज और 40 पैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम फॉर्म में करेंगे। तो ₹14 का मतलब क्या होता है? ₹14 का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें, अगर मैं रुपीज को 14 में पैसे में कन्वर्ट कर, तो मुझे पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो ₹14 मतलब कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे, बराबर।
तो ये कितना हो जाएगा 1400 पैसे। मतलब हमने क्या किया, इन शॉर्ट 14 रुपीज को 1400 पैसे में कन्वर्ट कर लिया। और अगला जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है 12 रुपीज 40 पैसे। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 12 रुपीज मतलब कितना, तो मैं अलग कलर से लिखता हूं ध्यान देना। अगला चीज दिया हुआ है 12 रुपीज और 40 पैसे। तो मुझे एक चीज पता है कि 12 रुपीज मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो ये पैसे में आ गया, ठीक है, पैसे प्लस 40 पैसे, प्लस 40 पैसे। तो ये कितना हो जाएगा 1200, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 1200 प्लस 40 यानी इन शॉर्ट 1240 पैसे। क्या आ गया 1240 पैसे। वापस लिखता हूं 1200 प्लस 40 इज 1240 पैसे। ये जो चीज आपने लिखा है इसमें थोड़ा सा मेहनत है, तो ये आपने क्या बना दिया, सेम फॉर्म में बना दिया। अब ये 1400 पैसे है, दूसरा क्वांटिटी 1240 पैसे। अब इसका रेशियो निकालो, अब इसका रेशियो निकालो। कैसे लिखोगे, दैट इज पहला क्वांटिटी है आपका 1400 पैसे, इसका रेशियो किसके साथ 1240 पैसे के साथ। अब डिवाइड करो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1400 पैसे डिवाइड बाय 1240 पैसे। पैसे पैसे कट गए, क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 1400 अपॉन 1240। ये एक जीरो भी कट जाएगा, क्या बचा 140 और 124। इसका फैक्टर निकालना आसान है। तो 140 किसके टेबल में आएंगे, देखो 140 किसके टेबल में आएंगे, 140 इसके टेबल में आएंगे, 8 के टेबल में आएंगे क्या, 8 1 8, 8 के टेबल में क्यों आएगा भाई, 7 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। देखो ट्राई करो, देखो कौन से टेबल में आता है, ऐसा सोचो, बस आपको सोचना है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आपको सोचना है और आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली आप निकाल पाओगे। चलो निकालो, कौन से टेबल में आएगा। देखो 140 को अगर हम देखेंगे, 140 जो है इसका फैक्टर निकालना। अगर मेरे को नहीं समझ में आता है बच्चा फैक्टर निकाल लेने का, अगर आप कौन से टेबल में है वो सोच नहीं पा रहे हो तो बस फैक्टर निकालो। तो 140 का फैक्टर 2 7 14 0 बराबर 2 के टेबल में 2 35 जा, फिर 5 7 जा और 7 1 जा। फैक्टर क्या आ गया बच्चा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 140 का फैक्टर आ गया, नीचे 124 है तो 124 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चा फटाफट। समझ में आ रहा है, ये सबसे बेस्ट तरीका, ये हमने आपको 7th या 8th में सिखाया था। किसी चीज का फैक्टर निकालना है तो इस तरीके से निकालने का। 124 का कैसे निकालोगे, 2 6 12 2 2 4, 2 के टेबल में 2 3 6 2 1 2 और 31 किसी के टेबल में नहीं जाता, 31 1 तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 31। अब जो कैंसिल होता है काटो बच्चा, ये 2 2 कट गया, ये 2 2 कट गया, ऊपर बच्चा 5 7 और ये कुछ नहीं बचा, मतलब 35 7 35 ऊपर बचा और नीचे 31 बचा। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 35 का रेशियो 31 के साथ। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 35 रेशियो 31। देखो भले ही इजी लग रहा है, कितना इजी था आप देख पा रहे हो, कितना इजी था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये जो चैप्टर आप देखोगे तो है इजी, आने वाले 4.3 4.4 थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन मैं अभी बोलना चाहता हूं अभी तो हम 4.1 पे है। इसे पहला प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं जो कि बहुत बेसिक है, लेकिन ये आप देखोगे तो लेंथी है लेकिन इजी है। तो ये चैप्टर ही पूरा लेंथी है लेकिन इजी है, ट्रस्ट मी। अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा लेकिन आप आंसर निकाल पाओगे, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये लेक्चर काफी बड़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं बच्चा, चलो चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ध्यान देना इस चीज को। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 5 लीटर है तो 5 लीटर को आप कैसे लिखते हो, 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। ये हो गया। ऐसे ही 2500 ml जो है इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली दिया हुआ है। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा 5000 ml रेशियो 2500 ml के डिवाइड कर लो, तो 5000 ml डिवाइड बाय 2500 ml, ml गेट्स कैंसल। ठीक है, 2 0 गेट्स कैंसल, 25 अपॉन 50, 25 1 25, 25 2 50, क्या बचा 2 अपॉन 1 बचा। इसका जो रेशियो आएगा 2:1 आ गया। कितना इजी था, ये कितना सिंपल है, क्यों, क्योंकि ये बहुत इजी नंबर्स दिए हुए थे। नंबर्स इजी जब होते हैं तो इजीली कट जाते हैं और रिड्यूस फॉर्म में आ जाते हैं। तो 2:1 इसका रेशियो आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 ईयर 4 मंथ। हमेशा याद रखना एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 ईयर 4 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा, 3 ईयर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ प्लस 4 मंथ बराबर, तो ये हो जाएगा 36
प्लस 4 यानी कुल मिला के कितना हो गया 40 मंथ हो गया। टोटल कितने मंथ हो गए 40 मंथ हो गए। ठीक है, वैसे 5 ईयर 8 मंथ, तो 5 ईयर 8 मंथ क्या हो जाएगा 5 ईयर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ प्लस 8 मंथ, यानी कुल मिला के 12 5 60 प्लस 8 यानी कुल मिला के कितना हो गया 68, 68 मंथ हो गया। तो दोनों मंथ में आ गए, ये भी मंथ में आ गया, ये भी मंथ में आ गया, दोनों क्वांटिटी मेरे, पहला क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी दोनों मंथ में आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है, डालना है और सॉल्व करना है। मतलब इन शॉर्ट क्या आएगा 40 मंथ का जो रेशियो आएगा इसके साथ 68 मंथ के साथ। ठीक है, तो देयरफॉर 40/68 ये मंथ ऊपर लिख दो, 40 मंथ अपॉन 68 मंथ गेट्स कैंसल, कलर चेंज कर लेता हूं पहले, मंथ गेट्स कैंसल, 40/68 को सॉल्व कर लो। 40 किसके टेबल में जाएगा, अभी 40 का टेबल अगर मैं लिखूं तो ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और 68 मतलब 4 17 था, 17 4 68, 4 4 कैंसल, 10/16 17 बचा, 10/17 मतलब इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 10:17। क्या बनेगा 10:17, लिखो 10:17, 10:17, 10 रेशियो 17 बन गया। कितना इजी था। सेम केजी और ग्राम का करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे 3.8 केजी है, तो मुझे पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, मतलब 3.8 केजी में मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 तो ये ग्राम में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1 0 इसके पॉइंट से हट जाएगा और 2 बचा, मतलब 3800 ग्राम, 3800 ग्राम हो जाएगा। 3.8 केजी मतलब 3800 ग्राम। ठीक है, अब ये 1900 ग्राम दूसरा क्वांटिटी डायरेक्टली दिया हुआ है, 1900 ग्राम में ही दिया हुआ है, तो ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा देयरफॉर 3800 ग्राम का रेशियो किसके साथ 1900 ग्राम के साथ। तो इसका ये निकालो क्या बोलते हैं रेशियो निकालो, तो 3800 ग्राम होल डिवाइडेड बाय 1900 ग्राम। यहां पे भी सेम वही चीज अप्लाई होगा बच्चा, ये ग्राम कैंसल, ये 2 0 कैंसल, क्या बचेगा 38/19। आपको पता है 19 1 19, 19 2 यहाँ पे 2/1 आ गया, तो देयरफॉर रेशियो आ गया 2:1। दैट्स इट, खत्म कहानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट 6 सेकंड, मिनट वाला एग्जांपल है। ऐसा किया है क्या एग्जांपल, मिनट वाला एग्जांपल नहीं किया है ना, तो करना पड़ेगा। चलो, नहीं तो मैं सोचा तो होमवर्क दे दूंगा सेम रहेगा, तो चलो इसको करना पड़ेगा। 7 मिनट, तो मुझे पता है कि अगर 7 मिनट है 20 सेकंड है, तो मुझे पता है 7 मिनट में होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और ये 20 सेकंड प्लस हो जाएंगे, तो कुल मिला के 7 6 42 मतलब 420 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो कुल मिला के हो गया 440 सेकंड। ये हो गया पहला वाला, 7 मिनट 20 सेकंड मतलब 440 सेकंड हो गया। इसके अलावा 5 मिनट 6 सेकंड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है 5 मिनट मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 60 और 6 सेकंड मतलब 6 सेकंड प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 का कितना होता है 300 प्लस 6, ये हो जाएगा 306 सेकंड। तो हमारे दो क्वांटिटी मिल गए, सेकंड में मिल गए। अब इसका रेशियो निकालो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 440 सेकंड रेशियो 306 सेकंड। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल देते हैं, तो 440 सेकंड डिवाइड बाय 306 सेकंड, यहां पे भी क्या हो जाएगा सेकंड गेट्स कैंसल विथ ईच अदर। ठीक है, 440 और 306 बच रहा है, बराबर 440 और 306 बच रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो फैक्टर निकाल लेते हैं। 440 को 306 से डिवाइड करो। देखो, अब देखो मैं एक चीज बताता हूं ठीक है, 440 में 444 है, मतलब 11 इंटू 4 जा और 0, मतलब अगर मैं 40 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आ रहा है 440 आ रहा है। ठीक है, 306 में ऐसा क्या हो सकता है, 11 के टेबल में जाएगा क्या, देखो 11 के टेबल में 11 टू 86 नहीं, 11 के टेबल में तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 40 के टेबल में जाएगा क्या मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली ना, देखो यहाँ पे ना कभी कभी क्या होता है, जब हम फैक्टर्स मतलब जब हम माइंड में सोचते हैं तो नहीं निकाल पाते, तो मैं क्या करता हूँ अलग से कहीं पे सॉल्व करता हूँ और इसका फैक्टर निकालता हूँ। यहाँ पे मैं तो सबसे पहले 440 का फैक्टर निकाल लेता हूँ, यहीं पे आपके सामने निकाल रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे फिर मिटा दूंगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 0, 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, फिर 2 के टेबल में जाएगा क्या 2 5 जा 10, 10 2 5 जा 10 बराबर, फिर 5 के टेबल में 5 11 जा, फिर 11 1 जा। तो हमारा फैक्टर्स क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आ गया 440 के फैक्टर्स।
सेम इसको मिटा के, देखो टाइम लग रहा है बच्चा, कोई बात नहीं, घबराना मत, लेकिन आप लोग 1.5 की स्पीड पे लगा देना अगर आपको लगता है कि टाइम बचाना है तो आप वो कर सकते हो। 306 का भी फैक्टर निकाल लेता हूं इसी प्रकार से। 2 के टेबल में जाएगा 2 1 2, 2 5 10 और 2 3 6 बराबर। फिर 2 के टेबल में 2 7 14, नहीं 2 के टेबल में जाएगा ही नहीं है, 3 है ना लास्ट में, 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 5 3 के टेबल में जाएगा, 3 5 15, 3 1 3। फिर 3 के टेबल में 3 1 3, 3 7 21 और ये 17 1 17, मतलब ये आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और हमारा रेशियो जो है वो निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, कोई घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, चलो डरने का नहीं बिल्कुल। ये 2 कैंसल, और कुछ कट रहा है क्या? देखो कुछ कट ही नहीं रहा है भाई, और कुछ कट ही नहीं रहा है। बहुत खतरनाक एग्जांपल था भाई, कुछ कट ही नहीं रहा है। तो इन शॉर्ट जो नहीं कट रहा उसको मल्टीप्लाई करके वापस लिख दो। 2 2 4, 4 5 20, 20 11 सा कितना होता है? 11 2 20, मतलब 220 अपॉन 17 3 51, 51 3 153, 220 अपॉन 153। इसके आगे नहीं कट सकता। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 220 का 153 का रेशियो आ रहा है क्या? ठीक है, बहुत ही खतरनाक आ गया। यस, हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये इतना खतरनाक रेशियो आया, इसका मतलब 220 का रेशियो 153 के साथ 220 रेशियो 153, ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही खतरनाक था, सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सॉल्व करके यहां तक हम कंक्लूजन पे आ गए कि 220 रेशियो 153 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो यार आगे, हाँ आ गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देख सकते हो यहां पे हम लोग को करते करते लगभग हाफ एन आवर के आसपास हो गया, लेकिन अब ये एक्सरसाइज और ये प्रैक्टिस सेट जो भी है काफी बड़ा है। इसको कैसे करना है देखो, पूरा पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं। एक्सप्रेस द परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म, मतलब परसेंटेज आपको दिया रहेगा या फिर रेशियो दिख रहा है लेकिन ये है परसेंटेज, इसको हम लोग को रेशियो में कन्वर्ट करना है। परसेंट इंटू रेशियो, तो क्या करना होता है इस केस में? कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आया परसेंट इंटू रेशियो का, तो कुछ नहीं, बस आपको रेशियो निकालना होता है। तो रेशियो क्या है आपका? 75:100, दैट इज नथिंग बट 75 अपॉन 100 बराबर। 75 अपॉन 100 हो जाएगा। तो सेम वही चीज करना है आपको जो हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, ऐसा टेबल जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 25 के टेबल में 25 3 75, 25 के टेबल में 25 4 100, 25 कैंसिल, क्या बचा? 3/4, मतलब इसका रेशियो आ गया 3:4। दैट्स इट, यही हमारा आंसर आ गया। तो 75:100 का जो रेशियो में आंसर आ गया वो आ गया 3:4। सेम यहां पे भी वही चीज अप्लाई करेंगे। क्या करना है? रेशियो निकालना है। रेशियो इज इक्वल टू 44:100 आपको दिया हुआ है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो 44 अपॉन 100 हो जाएगा बराबर। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 11 के टेबल में 11 4 44, ठीक है, और 100 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 25 बराबर। ये 4 कैंसिल, तो क्या बचा? 11 अपॉन 25। ये और छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता तो छोड़ दो। 11:25 इज द करेक्ट आंसर। खत्म। वैसे तीसरा 6.25% दिया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको चुपचाप क्या करना है? रेशियो ले लेना है। ठीक है, देखो जैसे हमने यहां पे जो 75:100 लिखा था, तो इसका वैल्यू हमने रेशियो के फॉर्म में लिखा था, तो सेम उसको भी रेशियो के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? बस और कुछ नहीं करना है। तो रेशियो इज इक्वल टू जो हमने लिया, ये क्या है? 6.25%। तो ये क्या हो जाता है? 6.25 हमेशा परसेंट जब रहता है तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, ये हम लोग को पता है। तो 6.25 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो 6.25 डिवाइड बाय 100 है। अब ये देखो पॉइंट में है, ऊपर जब पॉइंट में होता है तो इसको मैं हटा सकता हूं। ये 0.25 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे भी करना पड़ेगा 100 से। तो क्या हो जाएगा? 6.25 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो 625 है, और नीचे बचा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो 625 क्या होता है? 25 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है। 625 मतलब 25 का स्क्वायर होता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 को मैं लिख सकता हूं, 100 का मतलब होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये वाले 100 का मतलब भी होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कट कर दो। 25, ये 25 कैंसिल, ये 25, ये 25 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 60। आपका रेशियो आ गया 1:60। इतना ईजी था, है कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा प्रैक्टिस। अब आप बोलोगे सर आप इतना फटाफट कैसे कर पा रहे हो, नंबर्स का आपको इतना नॉलेज कैसे? देखो यार, इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस है, तो आपको भी हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगला स्टेप ऑटोमेटिकली आपको करना क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 52:100 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, वैसे बोला रेशियो निकालना है। रेशियो इज इक्वल टू 52:100, जो कि क्या हो जाएगा? 52 अपॉन 100 हो जाएगा बराबर। तो 52 का मतलब क्या होता है? 13 4 52 होता है बराबर। वैसे 25 4 होता है 100, ये 4 कैंसिल, क्या बचा? 13 अपॉन 25 बचा, जो कि हो जाएगा 13:25, और छोटा नहीं हो सकता। खत्म का। नेक्स्ट है 0.64, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रेशियो
क्या है 0.64% है, तो परसेंट को हमेशा कैसे लिखते हैं, डिवाइड बाय 100 लिखा जाता है। तो मतलब ये क्या है 0.64 डिवाइड बाय 100 है। जैसे मैंने अभी अभी बताया ऊपर पॉइंट है तो मुझे पॉइंट हटाना है, तो इसको पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 100 किया तो नीचे से भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.64 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा 064 और 0 को कोई मतलब नहीं होता तो 64 बचा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 64 को आप लिख सकते हो 16 4 जा 64 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 16 लिख सकते हो। 4 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा, वैसे 100 को आप 25 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हो और 100 को वापस से 25 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इस 16 को भी आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हो कि नहीं, ये वाले 16 को भी आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हो। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये 4 कट जाएगा, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, पर क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 4, नीचे बच रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 होता है 620, और छोटा नहीं हो सकता, तो 4:625 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, आप लोग भी देखो। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होएगा मजबूत तरीके से। चलो क्या बोल रहा है, 3 पर्सन कैन बिल्ड ए स्मॉल हाउस इन 8 डेज। 3 आदमी लोग, ये प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन, ये इतना टाइम में इतना घर बनेगा, कम आदमी रहेंगे तो ज्यादा, ऐसा वाला 8 में किया था याद है, वैसे ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 3 पर्सन कैन बिल्ड ए स्मॉल हाउस। 3 आदमी मिलकर छोटा सा घर बना रहे, उनको 8 दिन लगा। तो टू बिल्ड द सेम हाउस, मतलब वही घर को बनाने के लिए 6 दिन में कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब नॉर्मल तौर पे अगर 3 आदमी काम कर रहे हैं तो वो घर 8 दिन में बन रहा है, लेकिन मेरे को ना वो घर 6 दिन में ही चाहिए। वो घर कितने में चाहिए, 6 दिन में चाहिए, मेरे को 8 दिन में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे आदमी को ज्यादा डालना पड़ेगा, ज्यादा आदमी डालना पड़ेगा। तो ज्यादा आदमी डालूंगा मतलब कितने आदमी लगेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले कुछ एजम्पशन करने पड़ेंगे। तो हम मान लेंगे लेट द पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हाउस, लेट द पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस इन कितने दिन में, 6 दिन में, इज इक्वल टू एक्स। कितने पर्सन लगेंगे, एक्स पर्सन लगेंगे। ऐसा मैंने मान लिया कि भाई जो हमारे पहले 3 लग रहे हैं अब ये एक्स लगेंगे। अब डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाउस एंड नंबर ऑफ पर्सन जो भी होंगे वो क्या होंगे बच्चा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है। सीधी सी बात है, अगर मैं आदमी बढ़ाऊंगा तो जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है, और आदमी कम कर दूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मतलब मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्या होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब जितना आदमी बढ़ाओगे उतना जल्दी काम होगा, जितना लेट करना है उतना आदमी कम कर दो। इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो मेरा 6 दिन का रिक्वायरमेंट था, देखो यहां पे ध्यान से, 6 दिन का जो रिक्वायरमेंट था उसके लिए मुझे कितने पर्सन लगेंगे, एक्स पर्सन। लेकिन वही अगर मैं बात करूं जब 8 दिन में काम हो रहा था तो कितने पर्सन लग रहे थे, 3 पर्सन लग रहे थे। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो x इज इक्वल टू 8 3 होता है 24 और नीचे 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6 6 4 24, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 4। x क्या है मेरे लिए, नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि x इज इक्वल टू 4 पर्सन। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि अगर वो घर को मुझे बनाना था कितने दिन में, 6 दिन में, तो मुझे कितने पर्सन लगेंगे, 4 पर्सन। पहले कितने पर्सन काम कर रहे थे, कितने आदमी लगे थे, 3 आदमी लग रहे थे। कितने आदमी थे, इतने आदमी थे सांबा, 3 आदमी थे, तब जाके 8 दिन लग गया। मैं तेरे को एक और आदमी देता हूं, 4 आदमी देता हूं, काम जल्दी होना चाहिए। ठीक है मालिक, हो जाएगा काम, 4 आदमी दोगे तो मैं 6 दिन में कर दूंगा काम। तो वही चीज यहां पे हुआ है। तो x इज इक्वल टू 4 पर्सन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनल आंसर कि x पर्सन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, माफ करना, देयरफॉर 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाउस इन कितने दिन, 6 दिन। बराबर 6 दिन में बनाना है तो 4 आदमी लगेंगे भैया, खत्म कहानी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आते एग्जाम में, तो आपको इसको जरूर से देखना है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, अगेन कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज। पहले क्या था, परसेंट दिया था, उसको रेशियो बनाना था। अब उल्टा है, यहां पे आपको रेशियो दिया है, परसेंटेज बनाना है। तो क्या करना होता है ऐसे केस में, कभी भी याद रखना, अगर आपको रेशियो इनटू परसेंटेज दिया रहेगा तो सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसको आप x% मान लेने का। कैसे करोगे, देखो, लेट द 15:25 इज इक्वल टू x%।
तो मतलब क्या हो जाएगा, 15:25 का मतलब होता है 15/100, यहां पे इक्वल मत लिखना। 15:25 का मतलब क्या होता है 15/25 इज इक्वल टू x% का मतलब होता है x/100। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका x का आंसर आ गया और वही आपके लिए परसेंटेज रहेगा। सॉल्व कर लो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में इक्वल x मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू x इंटू 25। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 25। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखो 5 के टेबल में जाएगा या फिर डायरेक्टली 25 के टेबल में भी कर सकता हूं। 25 वन जा 25, 25 के टेबल में 25 6 जा होता है 150, 25 4 जा 100, 25 6 जा 150 और ये 0 भी कट गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ गया 60। x क्या है आपके लिए, परसेंटेज है, तो आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 60%। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन पूछा था कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज, तो आपका आंसर आ गया। आप लास्ट में कैसा लिखना, देयरफॉर ये जो रेशियो था ना 15:25 जो है इज इक्वल टू 60%, ऐसा लास्ट में लिखना। ठीक है, मतलब 15:25 का जो रेशियो है उसका मतलब क्या होता है 60%। समझ में आ रहा है। ठीक है, एक मक्खी है यार, बार बार परेशान कर रही है बोर्ड पे भी आके, और एक्चुअल में बोर्ड के ऊपर जब बैठती है ना तो वो पूरा निशान छोड़ के जाती है। ठीक है ना, वो मक्खी बहुत परेशान करती है, कभी कभी होता है यार घर में ट्रैप हो जाती है मक्खी। चलो कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी देखो सेम, ये 7/10 है, तो 7/10 का मतलब क्या है, रेशियो है ना ये, तो हम लोग बोलेंगे रेशियो क्या हो जाएगा 7:10 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर लेट द 7:100, सॉरी दे दिया 10 है भाई, कम मान जाएगा ये, बोलेगा मेरे पास तो 10 था, तू 100 दे रहा है मेरे को। 7:10 है ना, तो 7:10 इज इक्वल टू x%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7/10 इज इक्वल टू x/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 10। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू 10x। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 10, 0 0 गेट्स कैंसल, तो x इज इक्वल टू 70%। x का वैल्यू आ गया 70%। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 7/10 है ना, जो कि 7:10 होता है, उसका वैल्यू होता है 70%। खत्म कहानी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब देखो मैं धड़ाधड़ करते जा रहा हूँ, स्पीड मेरी आज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ऑब्वियसली आप रीजन समझ सकते हो कि भाई आज थोड़े बड़े प्रैक्टिस सेट से डील हम कर रहे हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, हम तो हार नहीं मानेंगे भाई। चलो क्या है 546/600, तो सबसे पहले इसको हम लोग रेशियो बनाएंगे ना, तो कैसे करेंगे, तो 546 जो है इसका हम लोग क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। तो 546/600 का रेशियो बनाओ फटाफट से। ठीक है, ठीक है, तो चलो 546 ऐसा लिखो ना, पहले तो लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट 546/600 डायरेक्ट दिया हुआ है ना, ये भी हमने शायद एक स्टेप बढ़ा दिया फालतू का, डायरेक्ट इसको ले लेते हैं ना तो भी काम हो जाता। हम लोग ने एक स्टेप खाली पीली बढ़ा दिया, चलो टेंशन नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो ये डायरेक्ट अपॉन में दिया है, तो हम लोग को इसको वापस से रेशियो बनाने की जरूरत नहीं। तो लेट 546/600 इज इक्वल टू x%, बराबर। तो देयरफॉर डायरेक्ट हो जाएगा कि ये 546/600 पहले से ही दिया है अपॉन में, और ये x/100 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 546 इक्वल मत लिखना यहाँ पे गलती से भी, इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देयरफॉर लिख सकते हो 546 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 के साथ। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो देयरफॉर 546 तो मैं कर लूँ डिवाइड, देखो 546 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 600। हमें चाहिए x का वैल्यू, 54600 डिवाइड बाय 600 हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसल। ठीक है, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 6 1 जा 6, 91 आए। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 91%। और मेरा सपना यही है कि हमारे सभी बच्चे को इतने परसेंटेज मिले 90 प्लस। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, देयरफॉर 546 अपॉन क्या है 600, 546/600 इज इक्वल टू 91%। दैट्स इट, खत्म कहानी। सेम उसको भी कर लो, ये कर लोगे क्या होमवर्क के तौर पे, या अगले एग्जांपल पे चलता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ यार, थक गया मैं भी कराते कराते। ये सिंपल है यार, ये तो इतना बड़ा करा दिया, तो ये तो उसके सामने एकदम छोटा सा बच्चा है, तो ये आप जरूर से करना, ट्राई करना, होमवर्क है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल ये देखो, ये वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते, एज वाले क्वेश्चन, मदर वाले, मदर फादर, मदर यंग सन, ऐसा वाला टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। जो आभा है, जो लड़की है, और उसकी मदर का, दोनों का एक रेशियो दिया है एज का 2:5। ठीक है, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर एज वाज 27 ईयर। मतलब जब आभा पैदा हुई
आभा उसकी बच्ची है। तो जब आभा पैदा हुई तो उसकी मम्मी का जो एज था वो 27 था, 27 एज में वो पैदा हुई आभा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड मदर, मतलब अभी आभा का कितना एज है और उसकी मदर का कितना एज है, ये हम लोग को निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत दिलचस्प होते हैं, मजा आता है सॉल्व करने में। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें कंसीडरेशन करना पड़ेगा। हम मान के चलेंगे कि जो हमारी जो आभा है, हमारी मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, जो आभा है या फिर जो भी की मदर है उसका एज हम लोग को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ, यहां पे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ आभा, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज इक्वल टू 2:5, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब वो रेशियो कितना हो सकता है, तो उसके लिए मुझे कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। हम क्या ले लेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल से क्या होगा कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जो आभा होगी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ठीक है। आभा का जो एज हो जाएगा, देयरफॉर आभा एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका रेशियो क्या है 2 और कॉमन मल्टीपल x है तो 2x हो गया। और उसका मदर एज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उसका कितना था 5 था तो 5x हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला है, कॉमन मल्टीपल के हिसाब से हमने वो रेशियो को स्प्लिट कर दिया कि आभा का एज है वो 2x हो जाएगा और मदर का जो एज है वो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, बहुत ईजी है। अब ये जो एज है ना, नॉर्मली ये क्या है, ये रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड मदर दिया है, मतलब इन शॉर्ट ये उसके प्रेजेंट एज ही है। तो हम बोल सकते हैं ये प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट आभा एज और ये प्रेजेंट हर मदर एज, ठीक है ना, प्रेजेंट वाला, ठीक है, याद रखना ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन वापस में जाऊंगा तो मुझे एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर एज वाज 27 ईयर। मतलब मुझे क्लियर कट बोल रखा है कि जब आभा पैदा हुई उसकी मदर का जो एज है वो 27 एज था। तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं मेरा एक कंडीशन बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि जो आभा का जो बर्थ था तो उसकी मम्मी का जो एज था 27 ईयर्स था। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि जो आभा जब पैदा हुई, आभा बर्थ और उसकी मम्मी का जो एज था वो 27 था, मदर एज वॉज 27। तो आभा जब पैदा हुई होगी, बच्चा मुझे एक बात बताओ, जब आभा पैदा हुई होगी, ठीक है सोचो इसको ध्यान से, इसको समझो। तो आभा जब पैदा हुई होगी, मान लो उसका प्रेजेंट एज मदर का 5x है और उसको आभा एज से माइनस कर देंगे जो कि हो जाएगा 2x। मतलब जो मदर का एज था 5x प्रेजेंट वाला, आभा का एज था जो प्रेजेंट वाला, अगर उसमें मैं माइनस कर दूं तो वो जो एज रहेगा वो रहेगा आभास के बर्थ का, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो कि हो जाएगा तो आभा का जो एज था, ठीक है, और आभा का जो बर्थ हुआ उसके हिसाब से उसका जो गैप है वो 27 ईयर है ना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो उसका जो मदर एज 27 था, तो हम लोग बोल सकते हैं ये चीज 5x - 2x = 27। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हो आप लोग क्या कि आभास बर्थ हर मदर एज वाज 27, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सोचो, थोड़ा सा इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द एज ऑफ आभास मदर, ठीक है, हाँ मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, अरे क्या हो गया, हाँ। हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द एज ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, कितना था उसका एज, 27 साल का था। मतलब जब आभा पैदा हुई थी तो उसकी मां का एज 27 ईयर्स था। तो जब आभा पैदा हुई थी उसके टाइम उसका 27 साल एज था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 5x - 2x, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब उसकी मां का एज 5x है, फिलहाल में आभा का एज 2x है, तो 5x में से 2x गया तो उसके हिसाब से जो एज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा 27 कहलाएगा। तो यानी कि ये 5x - 2x = क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5x में से 2x गया तो 3x = 27, therefore x = 27/3 = 9 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, 9 आया।
तो यहां पे जो x हमने कॉमन मल्टीपल लिया उसके हिसाब से आया, ठीक है ना, x हमारा 9 आया, ठीक है। तो अब मैं एक चीज जानता हूं कि हमने क्या माना है कि आभा प्रेजेंट एज जो यहां पे माना है मैंने वो कितना है, प्रेजेंट एज जो माना है वो कितना है 2x है, तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 9 है जो हमने निकाला है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी 18 साल की है आभा अभी फिलहाल में, ठीक है। और वही उसकी मॉम का और मदर प्रेजेंट एज कितना है, कितना मैंने माना है 5x माना है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, दैट इज 45 ईयर्स। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चा। तो हमने निकाल दिया कि जो आभा का जो उम्र है फिलहाल में 18 साल है और उसकी मम्मी का जो एज है वो 45। ठीक है, समझ में आ गया। काफ़ी थकान हो गई बोलते बोलते, मुंह दुख गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कभी भी ऐसे एज वाले क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भी है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 इज द लास्ट लेक्चर। बाकी का जो एक बच गया है क्वेश्चन नंबर 8 वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन को मैं कराना चाहता हूँ और इसको सॉल्व करेंगे और हमारा फिर छुट्टी हो जाएगा आज के लिए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो कि प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला कितना है, देखो यहां पे प्रेजेंट एज ऑफ वत्सल जो भी है नाम उसका वो कितना है 14 साल है, 14 ईयर्स। और उसी के साथ में दिया हुआ है कि जो प्रेजेंट एज है इसका सारा का वो कितना है 10 साल 10 ईयर्स। ये दो चीज दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। मतलब कितने साल के बाद ऐसा होगा कि जब इन दोनों का रेशियो 5:4 के हिसाब से एज के हिसाब से आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि आफ्टर एक्स ईयर, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कितने ईयर के बाद, क्वेश्चन तो वही पूछा हाउ मेनी ईयर, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे आफ्टर एक्स ईयर जो भी होगा वो होने वाला रहेगा। तो आफ्टर एक्स ईयर जो वत्सला का जो एज रहेगा, बताओ वत्सला जो भी नाम है, आफ्टर एक्स ईयर वत्सला का एज अभी कितना है 14 है, एक्स साल के बाद कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। वही सारा का जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा, पहले 10 साल था अब x प्लस कर दूंगा तो 10 प्लस एक्स हो जाएगा। तो मतलब वत्सला का एज 14 प्लस एक्स है और सारा का जो एज है वो 10 प्लस एक्स है। अब कंडीशन क्या है, तो इनका रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। कंडीशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि आफ्टर एक्स ईयर जो हमने माना है वो है आफ्टर एक्स ईयर द रेशियो ऑफ क्या बोल रहा है, ऑफ देयर एजेस विल बी इक्वल टू 5:4। मतलब कुछ साल के बाद, x साल के बाद जो हमने माना है उनका रेशियो एजेस का 5:4 हो जाएगा। तो वत्सला का एज x साल के बाद कितना है 14 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, किसका ये एज है, ये किसका एज है वत्सला का, तो इसका रेशियो निकालो। वत्सला का एज है 14 प्लस एक्स और उसके नीचे आएगा रेशियो सारा का एज जो कि है 10 प्लस एक्स, और इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है 5:4 का, यानी 5/4 का। तो ये क्या बन गया, कंडीशन बन गया। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया और कुछ नहीं। सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 4 होता है 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 5x। समझा, क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। जो सेम वाले हैं उसको साथ में लिखो। तो मैं क्या करता हूं, ये 50 को इधर लेके आता हूं, ये 56 पहले से इधर है, प्लस 50 को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस 50 हो गया, बीच में इक्वल लिख दो। ये 5x उधर ही है, ये प्लस 4x को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस 4x हो जाएगा। तो 56 माइनस 56 इज इक्वल टू 5x में से 4 गया, 5 में से 4 गया, कितना बचा, एक x बचा यानी x। तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ गया 6। x क्या माना है आपने, x क्या माना है, x ईयर माना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर आ गया, ये क्या है ईयर आ गया 6 ईयर। कितने साल के बाद, 6 साल के बाद ऐसा होगा कि जो वत्सल और सारा का जो रेशियो आ जाएगा एज का वो 5:4 के हिसाब से आएगा। दैट्स इट, ये हमने निकाल दिया। तो आवर आंसर इज 6 ईयर। तो इतना बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है और ये पूरा का पूरा जो आंसर है वो हमने निकाल दिया। तो बस इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं। इसके बाद भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, तो वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जरूर से कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, तो जरूर से करना। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी जो आगे के लेक्चर्स है वो आते रहेंगे जिसमें हम आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताना, और अगर ये मेहनत हमारी जो वीडियो है अगर आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज हमारे इस मेहनत के लिए, वीडियो के लिए प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।